आइए आज हम आपको क्लास 10 के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः 10 होगा, क्योंकि एसिड जो है वो ब्लू को लाल करता है और बेस जो है वो लाल को ब्लू करता है। तो अर्थात 10 की तरफ बढ़ने पे ये बेस का पहचान है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलियन सेकंड क्वेश्चन है, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा? तो अंडे के घिसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट से अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही कर सकता है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन हुआ और ये इसमें एसिड HCl ही है। NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः 8 ml विलियन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? NaOH का 10 ml अर्थात जब 10 ml लेते हैं तो उसके लिए 8 ml एसिड की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि NaOH का हम 20 ml लेंगे तो उसके लिए HCl का 16 ml की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच का उपचार करने के लिए हम निम्नलिखित में एक हल्का बेसिक क्षारीय पदार्थ जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और उसे एंटासिड भी कहते हैं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन 5 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं जो पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया कर हानिकारक विषैले पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण ये खाने लायक नहीं रह जाते। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाएं। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो धातु के साथ अम्ल की असमानता अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन इस रिएक्शन में अम्ल की जगह अगर हम बेसिक क्षार भी लेते हैं अर्थात NaOH भी लेते हैं और उसकी धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस भी इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। और क्षार की जगह अगर हम एसिड लेते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि जब वो जिस नली से वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, अगर वो हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं परख नली के मुंह पर तो फट फट की पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ होती है। तो इससे पता चलता है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। यदि धातु यौगिक A कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि और उसका रिएक्शन अगर हम एसिड से करवाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो कि जलते हुए गैस को
बुझा देता है। इसलिए हम फायर ब्रिगेड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक के जलीय विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में H+ आयन नहीं बनता है, जिसके कारण ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। HCl और HNO3 ये सब जो है वो जलीय विलयन में H+ प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ये जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए इसमें अम्लीय गुण नहीं पाया जाता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि यह H+ आयन इसमें उत्पन्न करता है, जिससे कि ये विद्युत धारा प्रवाह करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल सकता है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। मतलब कि हाइड्रोनियम आयन में H+ की सांद्रता कम हो जाती है, इसलिए H+ की सांद्रता इसमें कम होने के वजह से हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रभावित होती है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से यह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करता है, जिसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्षारक में OH होता है अधिक मात्रा में, जिसके वजह से OH की सांद्रता बढ़ जाती है। आपके पास दो विलयन A तथा B है। विलयन A में pH का मान 6 है तथा विलयन B के pH का मान 8 है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है? pH स्केल में अगर 0 से 7 के बीच में pH का मान रहता है तो वह अधिक अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच अधिक क्षारीय। जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ेंगे क्षारीयता बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम 7 और 0 के बीच में 0 की तरफ बढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और 7 से आगे जाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी। तो इस विलयन में pH का मान 6 है और एक के pH का मान 8 है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसकी कि pH स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता pH का मान जिसमें कम है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। विलयन अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन और अधिक अम्लीय होगा।
क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? हाँ, H+ आयन क्षारकीय हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH की तुलना में बेहद कम होती है, इसलिए OH की सांद्रता में कम होने की वजह से इसको गणना में नहीं लिया जाता है, और OH की सांद्रता अधिक होने की वजह से यह क्षारकीय होती है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, अबुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करेगा, तथा बुझा हुआ चूना और यह चौक मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करेगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट से कठोर जल को मृदु बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगी। इसमें सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसमें ½ H2 होता है और इसका ½ H2O मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया अटैच कराते हैं तो इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसमें जो है आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है और यह मेटल जिंक है, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका जो है SO4, जो कि इस पे 2- चार्ज होता है, Zn पे भी 2+ चार्ज होता है, तो यह लवण ZnSO4 बनाएगा और इससे हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें भी Cl- और H+ एसिड जो ब्रेक करता है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और इसका नेगेटिव वाला पार्ट जो है Mg के साथ मिलकर MgCl2 बनाता है। इसमें क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है और मैग्नीशियम की 2 होती है, इसलिए MgCl2 लिखते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके Al2SO4 का होल 3 और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें भी नेगेटिव पार्ट जो है वो है पॉजिटिव धातु एल्युमिनियम के साथ आ जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता है। उसी तरह तनु हाइड्रोक्लोरिक अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ में इसका नेगेटिव क्लोरीन लोहे के साथ चला आता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे साबित करिए। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 किले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वाट की एक बैटरी के साथ रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक बल्ब तथा एक स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए।
अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्लों की तरह नहीं होता क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। आसावित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है? आसावित जल अर्थात डिस्टिल वाटर यह शुद्ध होता है। इसका pH वैल्यू 7 होता है या न्यूट्रल होता है। इसमें विद्युत का चालन नहीं हो सकता क्योंकि यह H+ आयन में ब्रेक नहीं करता है और विद्युत का चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है क्योंकि इसमें थोड़ा अम्ल विद्यमान होता है जो कि वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देता है। अम्लीय होने के कारण यह H+ आयन उत्पन्न करता है जिससे यह विद्युत का चालन करता है। 5 विलयनों A, B, C, D व E की एक सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः दिए हुए हैं। इसमें विलयन A जिसका pH मान 4 है वो 0 से 7 के बीच है, अर्थात यह लगभग 0 के आसपास ही है, अर्थात यह दुर्बल अम्ल होगा। विलयन B इसका pH मान 1 है, यह प्रबल अम्लीय होगा क्योंकि यह 0 के बिल्कुल करीब है। विलयन C यह प्रबल क्षारकीय होगा क्योंकि इसका pH वैल्यू 11 है। विलयन D इसका pH मान 7 है, यह उदासीन होगा। विलयन E दुर्बल क्षारीय होगा क्योंकि यह 7 से ज़्यादा है। H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है pH का मान उसी तरह घटता है, अर्थात H+ के आयन की सांद्रता 14 के तरफ H+ आयन की सांद्रता घटती है और 0 के तरफ बढ़ती है। तो pH का मान 14 के तरफ इस विलयन में सबसे ज़्यादा pH का मान B के पास है, फिर A के पास, फिर D और उसके बाद E से सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का C है, उसके बाद E। प्रश्नली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। प्रश्नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रश्नली B में एसिटिक अम्ल डालिए। किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है और क्यों? प्रश्नली A में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल है। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? ताजे दूध का pH का मान 6 है, अर्थात यह अम्लीय होता है और ये दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड भी जो होता है वह अम्लीय होता है, तो यह और अधिक एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक होने से pH का मान 6 से कम हो जाएगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजे दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा क्षारीय होता है और ताज़ा दूध का pH का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है क्योंकि लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए pH का मान कम होना चाहिए और यह खट्टी हो जाती है। बेकिंग पाउडर उसी को खट्टा होने से रोकता है। इसी दूध को दही में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि यह क्षारीय होने कम एसिडिक होने के वजह से कम लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। इस pH को एसिडिक होने से यह रोकता है और अधिक इसलिए यह अधिक समय लगाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए?
क्योंकि यह आर्द्ररोधी बर्तन में अगर नहीं रखेगा तो यह वातावरण की आर्द्रता के साथ उसमें उपस्थित जल के साथ मिलकर अभिक्रिया कर जिप्सम में तब्दील हो जाता है। जिप्सम एक कठोर पदार्थ है जिसके वजह से यह यूजलेस हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस आर्द्ररोधी बर्तन में रखने से यह यूजलेस नहीं होगा क्योंकि जिप्सम एक कठोर पदार्थ है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। लवण उदासीन होता है, यह अल्कली है अर्थात क्षार, और यह एसिड है अर्थात अम्ल। जो कि लवण न्यूट्रल उदासीन लवण बनाता है और इसके साथ जल का निर्माण होता है। उपयोग: वॉशिंग सोडा तथा बेकिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। बेकिंग पाउडर जो है वो एक खाद्य पदार्थ में स्पंजी बनाने के लिए दिया जाने वाला पदार्थ है और यह उसको खाद्य पदार्थ को फुलाता और मुलायम बनाता है। यह एंटासिड का एक संघटक भी है। क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्ल को उदासीन भी करता है। बोरेक्स के उत्पादन में इससे बोरेक्स का उत्पादन होता है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग होता है।